Hello student, I am your chemistry teacher Sohan Sonkar and today we are discussing molecular orbital theory and MOT. आज हम लोग molecular orbital theory पढ़ने वाले हैं। molecular orbital theory। इससे पहले हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में इससे पहले कॉन्सेप्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों ने दो टाइप के कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक था ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एंड सेकंड था ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। फिर हम लोगों ने पढ़ा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसमें हम मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स के शेप एंड ज्योमेट्री के डिस्कशन किए थे, और वही हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन वाले में भी उसके शेप एंड ज्योमेट्री का डिस्कशन किया था। आज हम लोग का नया न्यू टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो आखिर हमें नीड क्यों पड़ी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, सबसे पहले हमें ये डिस्कशन करना है नीड ऑफ न्यू थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जैसे कि आप अगर इससे पहले हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी, आखिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहाँ पे कुछ चीज़ें क्या हुआ, कुछ चीज़ें फेल हो गया एक्सप्लेन करने में, इसलिए हमें न्यू थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का रिक्वायरमेंट पड़ता है। जैसे कि हमें अकॉर्डिंग टू यानी कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी O2 क्या होना चाहिए, डायामैग्नेटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायामैग्नेटिक होना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला, फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंटली कि हमारा O2 क्या था, O2 था हमारा पैरामैग्नेटिक। मैं एक एक चीज डिस्कस करूंगा अच्छे से, आप बस सुनते रहो। ये क्या था, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि हमारा O2 क्या था, पैरामैग्नेटिक, बट अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारा O2 क्या होना चाहिए था, डायामैग्नेटिक। कैसे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऑर्बिटल हमारा मॉलिक्यूल्स कैसे बनता था, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर मैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करूँ तो मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ देयर ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे O है बेटा, O का अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 8। इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन करते समय हो जाएगा 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा 2p4। ये हमारे क्या हो गए, वैलेंस शेल हो गए। अब यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड एटम आएगा, सेकंड एटम यानी कि अब सेकंड एटम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन क्या हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2, ये क्या हो जाएगा 2p4। यानी कि अगर मैं इनको ऑर्बिटल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, इनके ऑर्बिटल्स यानी कि आप देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1s, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, ये क्या हो जाएगा 2s, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2s, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगी 2। अब आपको पता है p सेल में, p सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, 1 2। और अगर इनमें ये हमारा 2p4 बनना है, यानी कि मैं एक एक इलेक्ट्रॉन पहले पिक करते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको पेयर करते हैं। अब यहाँ पे देखो जैसे ही सेम सेकंड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे 2। अब यहाँ पे हमारे 3 के ऑर्बिटल सकते हैं, यहाँ पे एक ये इलेक्ट्रॉन ये। अब देखो अगर मैं इसको मान लेता हूँ आपका क्या px, इसको मान लेते हैं p, इसको मान लेते हैं px, इसको मान लेते हैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ px, इसको क्या मान लिया हमने pj। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा था, ऑर्बिटल से तो ओवरलैप करते थे, यानी कि देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर, ये इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, और इनके ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से ये भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे, और ये भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। और हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं बेटा, तो उसका नेचर क्या होता है हमारा, डायामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक होता है। और यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा O2 क्या होना चाहिए था, डायामैग्नेटिक होना चाहिए था। बट एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, पैरामैग्नेटिक था। अगर जब पैरामैग्नेटिक है इट मीन्स कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो कि हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। बट MOT से हम लोग इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा O2 पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक नेचर ऑफ O2, बट MOT इजीली एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ O2। क्लियर हो गया आपका, ये हमारा पहला रीजन है जिससे हमें नीड पड़ती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये पहला नेचर हो गया, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कुछ मॉलिक्यूल्स की जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, उसको हमारा MOT क्या कर लेता है, इजीली एक्सप्लेन कर लेता है। तक क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट।
सेकेंड पॉइंट क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीसीज है उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता कौन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उन स्पीसीज की स्टेबिलिटी ऑर्डर को क्या कर सकता है, इजीली एक्सप्लेन कर सकता है। जैसे मैं आपको बता सकता हूं, देखो तैयार है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल्स H2+ एंड H2-। अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन तीनों स्पीसीज में H2 में H2+ में एंड H2- में इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, क्या पूछा मैंने, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। इस चीज को हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट MOT के थ्रू हम लोग इन तीनों स्पीसीज की स्टेबिलिटी ऑर्डर या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर इनका बॉन्ड लेंथ क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और स्पीसीज बनती है, जैसे कि हमारा O2 होता है, O2+ होता है, O2- होता है। ऐसे हम लोग डिस्कस भी आगे करेंगे सभी को। N2 होता है, N2+ होता है और N2- होता है, और भी बहुत सारा चीज है जो कि हम लोग क्या करते हैं, MOT से इस टाइप की जो स्पीसीज है बेटा इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इतना पॉइंट क्लियर, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट, जैसे कि हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखते थे, वहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉन्ड था वो हमेशा क्या होता था, एक इंटीजर्स में होता था, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मैक्सिमम 3 होते थे, ठीक है। तो ये हमारे यानी कि बिटवीन द एटम्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे बिटवीन द एटम्स 3 हमारे नंबर ऑफ बॉन्ड बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ये जो इंटीजर्स की बात नहीं करती है, फ्रैक्शनल भी बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा था, उसको हम लोग वही बाद में डिस्कशन करेंगे ना एक करके। तो ये हमारा पहले भी दो जान लो कि हमें MOT दो चीजों को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर पा रहा था जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। एक क्या था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और दूसरा क्या था, इस टाइप के स्पीसीज का स्टेबिलिटी ऑर्डर। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं और एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे एक दूसरे से क्या है, डिफरेंस है, ठीक है, कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, ये हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि देखिए, पहले दोनों ही थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करूं या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करूं, दोनों ही थ्योरी बेस्ड है ऑन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, यानी कि MOT एज वेल एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो अगर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात करें तो लोग वहां पे क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते थे एज ए वेव, यानी कि एटम में इलेक्ट्रॉन एज ए वेव बिहेव करता है। हम लोगों ने देखा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बोथ VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड MOT is based on क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी, ठीक है, या फिर मॉडल। ये हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे बेस्ड है हमारा VBT एंड MOT। अब देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस। जैसे कि मैं बात करूं अगर VBT की बेटा इधर मैं कर देता हूं वैलेंस बॉन्ड, तो वहां पे हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखा गया था कि वहां पे क्या था, ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो रहा था, और वहां पे 3 टाइप की ओवरलैपिंग हम लोगों ने पढ़ा था। ऑर्बिटल्स की पॉजिटिव ओवरलैपिंग पढ़ा था, ऑर्बिटल्स की नेगेटिव ओवरलैपिंग पढ़ा था, और ऑर्बिटल्स की जीरो ओवरलैपिंग पढ़ा था। अब उसमें पहला कंडीशन, जब ऑर्बिटल्स का पॉजिटिव ओवरलैपिंग होता था तभी मॉलिक्यूल्स या फिर एटम के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको और जो आपका जीरो या फिर जो नेगेटिव ओवरलैपिंग था वहां पे हम लोग मानते थे कि बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा वेव के फॉर्म में डिस्कशन करते हैं, फिर ऑर्बिटल्स के फॉर्म में डिस्कशन कर लेंगे, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे, फिर इनका एनर्जी लेवल डायग्राम के अनुसार भी देखेंगे। तीनों एक स्टेप करके देखेंगे। जैसे कि अगर मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखता हूँ, अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको पता है कि क्या है, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में इलेक्ट्रॉन को क्या मानते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव फंक्शन को मानते हैं, वेव जैसे मानते हैं, वेव फंक्शन है। और यही चीज यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का वेव हो, ठीक है, इसको मैंने मान लिया साई है, ठीक है। अब दूसरा कोई वेव होगा बेटा, जैसे कि मैंने यहाँ मान लिया ये इसको मैंने मान लिया साई में। अब ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव फेज है, नेगेटिव फेज है, पॉजिटिव फेज है, नेगेटिव फेज है, यानी कि ट्रस्ट है और एक ट्रस्ट है। अगर इनका सेम यानी कि पॉजिटिव से ओवरलैप हुआ और नेगेटिव से ओवरलैप हुआ, तो यहाँ पे क्या बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। क्या बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, यानी कि जब ये सेम फेज के आपस में ओवरलैप करेंगे, यानी ये वेव जो हमारा इलेक्ट्रॉन के वेव को बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन इसका इलेक्ट्रॉन के वेव्स का, अगर ये सेम फेज में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर सेम फेज में कंबाइन होंगे तो ये क्या होगा, इस तरीके का रिजल्टेंट पे यहाँ पे
पता नीचे लिखना आपको समझ आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टूडेंट ये हमारा क्या हो जाएगा, आगे एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और ये हमारा नीचे का भी आगे एम्पलीट्यूड हो जाएगा। यानी कि हुआ क्या कि हमारी जो ये वेव था ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ था। क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हम लोग देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसा होगा। लेकिन जो एमओटी है बेटा ना, जो स्टूडेंट एमओटी है, ये एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में यही वेव जो हमारा ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को तो कंसीडर करता है, बट साथ में क्या करता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को भी क्या कर लेता है, कंसीडर करता है। यानी वहाँ पे दोनों टाइप की कंबाइनिंग होती है, इंटरफेरेंस होता है, वहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, और इसका अपोजिट यानी कि डिस्ट्रक्टिव भी होता है, बना के दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए प्लस साइन, ठीक है, ये हमारा हो गया साइन रिजल्ट। ले लो अब देखते हैं, जैसे कि इसमें पहला केस मानो एमओटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वेव होगा बेटा, इसको पॉजिटिव नेगेटिव माना, इसको मैंने साइन माना। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा वेव होगा, इसको पॉजिटिव नेगेटिव, इसको माना मैंने साइन। अब इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट किस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, यानी ये इससे पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ये बढ़ गया हमारा, ये एम्पलीट्यूड क्या हो गया, और रिजल्टेंट साइन आर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी। ये तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कितना क्लियर हुआ पहले आपको, लेवल। अब इसका अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव जो फेस था ना, अब यहाँ पे कुछ यही चीज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव से ऊपर जाएंगे, इस तरीके का वेव बनेगा, लेकिन आपको नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है बेटा। ये हमारा मान लो, ये हमारा कुछ इसी तरीके, आप क्या कर दो कि हम लोग वेव को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, यहाँ पे वेव को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर दो, यहाँ पे ट्रफ बना लो और यहाँ पे ट्रफ बना लो, दोनों तरीके से कर सकते हो। तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, इसको माइनस कर लेता हूँ, सब्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव। अब क्या होगा, अगर एम्पलीट्यूड दोनों का सेम हुआ तो रिजल्टेंट जो हमारा वेव बनेगा वो बनेगा ही नहीं, हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर इस वेव का यानी कि हमारा जो साइन ए वेव है और ये साइन बी वेव है, अगर इनका एम्पलीट्यूड क्या हुआ, सेम हुआ, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड में बात हो, डिफरेंशिएशन डिफरेंस हुआ बेटा, तो यहाँ पे कुछ रिजल्टेंट हमारा मिलेगा। आप थोड़ा इसमें छोटा करके बना लेगा, समझ लेना, ठीक है। मान लो पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो रिजल्टेंट हमारा क्या मिलेगा, रिजल्टेंट कुछ इस तरीके का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का मिलेगा। ये कब मिलेगा, जब हमारा एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। अगर सेम है तो कुछ बनेगा नहीं, इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन रिजल्टेंट साइन ए प्लस साइन बी, अगर दोनों क्या है, अपोजिट फेज में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या कहलाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। यानी कि हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एमओटी दोनों ही क्या करेगा, बेस्ड किस पे बेस्ड है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इलेक्ट्रॉन को क्या मानता है, एक वेव मानता है, और वेव में अगर मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करूं तो वहां पे वो क्या करता है, केवल एंड केवल पॉजिटिव ओवरलैपिंग की बात करता है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करता है। यहाँ पे जो वेव का ओवरलैपिंग होगा वह क्या होगा, सेम फेज का होगा। और हम लोग एमओटी में देखते थे, तो एमओटी में क्या है, सेम फेज का भी ओवरलैपिंग होता है और डिफरेंट फेज अपोजिट फेज का भी होता है। अगर सेम फेज का ओवरलैपिंग हुआ तो आपको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, अगर अपोजिट फेज का हुआ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ये तो हम लोगों ने वेव के फॉर्म में देखा, हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया, इसी को हम लोग अगर ऑर्बिटल्स के फॉर्म में देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अब देखो हम लोगों ने वहां पर देखा था साइन एक वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और साइन स्क्वायर क्या होता था, ऑर्बिटल्स का रिप्रेजेंटेशन होता था, ठीक है। जो हम लोग बोलते थे साइन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, और साइन स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, और वो क्या बताता है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ एटम, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है एटम के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग साइन स्क्वायर ए लिखते थे, और जो कि ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते थे। अब देखते हैं तो ऑर्बिटल्स के फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंटेशन देखिए, इतना समझ आया। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी केवल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कंसीडर करता है एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होता है उसमें, ठीक है। तो इसमें ये यानी अब अलग अलग इसी को हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स के फॉर्म में समझते हैं। और देखते हैं समझ आ रहा है सर, जहाँ पे नहीं आएगा तो मुझे रोक देगा, ठीक है। अगर मैं इसका ऑर्बिटल प्रेजेंटेशन करूं तो आपको पता है बेटा, यहाँ पे मान लो ये हमारा है, ये 1s है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे पॉजिटिव मान लूँ, ये हमारा मान लो पॉजिटिव, ये हमारा है 1s, क्लियर हो गया।
अब इनका अगर क्या है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, साइन, मान लीजिए वैलेंस बॉन्ड फ्री साइड वैलेंस बॉन्ड फ्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर बी। अगर बेटा ये ओवरलैप करेंगे तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, कुछ रिजल्टेंट यहाँ मैं बना रहा हूँ कुछ इस तरीके का रिजल्टेंट बनेगा। यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, मान लो ये हमारा, इसको मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, मेरे समझा रहा हूँ, देखते हो ये न्यूक्लियस आ जाएगा, ये न्यूक्लियस आ जाएगा। और इस ये जो हमारा साई स्क्वायर ए था, साई स्क्वायर बी था, अब अगर ये बेटा आपस में कंबाइन होंगे तो क्या हो जाएगा, साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर, और इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी प्लस 2 साई ए प्लस साई, ये बनेगा। अब देखो ये जो नया, अब देखो इस आर्बिट्रल को रिप्रेजेंट हम लोगों ने किससे किया था, साई ए स्क्वायर, यहाँ पे साई ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या था, साई ए साई बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, साई बी स्क्वायर था। अब यहाँ पे एक नया मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रल इंटीग्रल, क्या बोलते हैं, आर्बिट्रल इंटीग्रल। अब ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, यही मैथमेटिकल जो नया आया होता है, यही रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए, इस दोनों न्यूक्लियस के बीच में, यानी ये जो एस आर्बिटल है, एस आर्बिटल है, इनके बीच की जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक्स्ट्रा फैक्टर आ होता है, ये चीज मैथमेटिकल इक्वेशन यही क्या है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पे क्या हुआ, जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप करेगा, यानी कि सब सेम फेज के आर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, तो रिजल्टेंट जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, वह उनके न्यूक्लियस के बीच में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और वह मैथमेटिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। क्लियर? अब देखो क्योंकि बेटा ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव, न्यूक्लियस से क्या है, पॉजिटिव, ये माने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। अब ये पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इस न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे, और जहाँ पे न्यूक्लियस, जहाँ पे बेटा अट्रैक्शन फोर्स होता है, वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, हमेशा रिलीज होती है, और स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बीच में नहीं होती तो इनके बीच के न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए इनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट कर रहा है, और इसका न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारा एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हमारा हो गया वैलेंस बॉन्ड। सेम यही चीज हमें किसमें पढ़ना है, एमओटी में भी पढ़ना है, लेकिन एमओटी में इसके साथ साथ और क्या भी पढ़ना है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि जो फेज सेम फेज की ओवरलैपिंग हो रहा है, वहाँ पे नेगेटिव फेज की ओवरलैपिंग होगी। कैसे, ध्यान से समझो, पहले एक को यहाँ लिखना है, वो लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s, ये पॉजिटिव बेटा, ये किसको ओवरलैप करेगा, 1s पॉजिटिव से, ठीक है। और रिजल्ट हमारा क्या बन जाएगा, सेम एज जैसे पहले बना था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो जाएगी, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, इसको रिप्रेजेंट, ये मान लो हमारा साई ए स्क्वायर है, ये साई बी स्क्वायर, ठीक है, साई बी स्क्वायर। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2 साई ए साई बी। कितना क्लियर है? ये मैं हमारा क्या था, आर्बिटल इंटीग्रल, आर्बिटल जो कि क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए। अब यहाँ पे अगर अट्रैक्शन फोर्स होगा, अगर यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। स्टेबिलिटी बढ़ती है जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, और स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। आपने देखा है ना कि जहाँ ये अट्रैक्शन फोर्स होता है वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। वहाँ से सिस्टम से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। इसीलिए यहाँ पे बॉन्डिंग, यानी कि अगर एमओटी में अगर वहाँ पे सेम फेज के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे जो बनता है बेटा उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अब बनते हुए आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और वहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ रही है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव ओवरलैपिंग हुआ है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग से क्या हुआ, इनके बीच इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने से इसका न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, और इसका भी न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। जिसकी वजह से हुआ क्या कि हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी आती है, एनर्जी क्या होता है, कम होता है, और हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ये तो पहला केस जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में था, वही इसमें आता है। लेकिन अगर अपोजिट फेज के हमारे ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करते हैं तो क्या होगा, आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s ये पॉजिटिव बेटा, और यहाँ मान लो है ये निगेटिव बना गया, सिर्फ निगेटिव होगा, ठीक है। अगर ये अपोजिट फेज के आपस में कंबाइन होंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे। अगर अपोजिट फेज के होंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का बन जाएंगे,
और ये ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन बेटा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव यहाँ पे यानी कि हुआ क्या, ये मानो न्यूक्लियस है, यानी कि इस दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या हुआ, यानी कि अपोजिट फेज पे ऑर्बिटल्स के कंबाइनिंग से क्या हुआ कि जो बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। पहले भी देखा था वहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो गया था, खत्म हो गया था वेव वाले में, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं पाई जाती उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स बोलते हैं। यानी कि द स्पेस वेयर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नियरली जीरो इज कॉल्ड नोडल प्लेन। और ये नोडल प्लेन है। ऑर्बिटल्स क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है जिसको हम लोगों ने क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन बोल दिया। यानी अब क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो बीच में है ही नहीं, अगर नहीं है तो ये न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। अगर रिपल्सन होगा तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घटेगी। अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी हमारा सिस्टम का एनर्जी क्या होगा, एनर्जी क्या होगा बेटा, हाई होगा। तो एनर्जी हाई होगा यानी कि ऐसा अगर हमारा अपोजिट फेज का अपोजिट फेज में कंबाइनिंग होती है तो हमारे यहाँ पे क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनेगा बेटा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके स्टूडेंट, क्या बना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तब जब हमारा अपोजिट फेज के ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे। ये हमारा क्या है यहाँ पे, यानी कि ये क्या कर रहा है, बॉन्डिंग को अपोज कर रहा है। ये बॉन्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। क्लियर हो गया, ये दोनों यानी कि हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या था, केवल पॉजिटिव पॉजिटिव को कंसीडर कर रहा था। यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों कर रहा है, पॉजिटिव निगेटिव, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को भी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को भी। तो ये तो हमारा था क्या, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। अब इसका एनर्जी से डायग्राम देखते हैं, ठीक है बेटा, एनर्जी डायग्राम करते हैं, फिर इसी का बनाएंगे और देखते हैं। मैंने जैसे कि यहाँ पे बताया कैसे रन जाता है, यहाँ पे सुना जाता है। ये हमारा पॉजिटिव वंस। अब इसी को मैं यहाँ पे लिखा, ये वंस था, ये वंस था। अगर बेटा इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, सेम फेज के आपस में कंबाइन होंगे तो एनर्जी क्या होगी, सिस्टम की डिक्रीज हो जाएगी। एनर्जी डिक्रीज होगी तो हम लोग कुछ इस तरीके का ऐसे बना, ये 1s हो गया, इसको बोलते हैं सिग्मा 1s। ये हमारा क्या हो गया, तो इस तरीके का कुछ बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा अपोजिट फेज के जब मिलेंगे, डिस्ट्रक्टिव जब इंटरफेरेंस होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। यानी कि वहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मुझे बताया स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये एनर्जी क्या हो गया, कम है, और ये एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। ये जो हमारा इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। क्या बोलते हैं, सिग्मा स्टार 1s, यानी कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ये हमारा क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तब जब हमारे सेम फेज के ऑर्बिटल्स क्या होंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे, यानी कि जब वेव का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। जब हमारे ऑर्बिटल्स अपोजिट फेज के आपस में कंबाइन होंगे, यानी कि जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा तब क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या यहाँ तक आपको सारी चीज़ समझ आई, मैंने क्या क्या बताया, शुरू से बताया। शुरू से करो तो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि हमें एमओटी पढ़नी क्यों है, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे कि हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल्स वह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स स्पीशीज की स्टेबिलिटी ऑर्डर एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो वहाँ पे हमारा क्या करते हैं, वहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, नीड पड़ती है किसकी, एमओटी की। जैसे कि हमने ऑक्सीजन के केस में देखा, फिर हम लोगों ने उसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एमओटी किस प्रकार से एक दूसरे से डिफरेंट है वह हम लोगों ने डिस्कस किया। दोनों के तीनों के फॉर्म में किया बेटा, वेव के फॉर्म में देखा, ऑर्बिटल्स के रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में देखा, और एनर्जी डायग्राम हम लोगों ने जो शुरू में केमिकल बॉन्डिंग में दिखाया था उसी तरीके का बॉन्ड बनाया हुआ है। यहाँ पे दो एटम इन्फिनिटी पे है, पास आते हैं, कुछ ऐसा डायग्राम हम लोगों ने बनाया हुआ है। इसको बोलते थे हमारा, ये क्या है, बॉन्ड लेंथ है, ये क्या बोलते थे, बॉन्ड एनर्जी है। ये कुछ था, यानी ये चीज़ है, ये ऊपर का आकार तो यही पता हो जाएगा हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक्सपीरियंस, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, हमें यही समझना है क्योंकि आगे हमको यही यूज करना है। यानी कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, यानी कि सेम ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हमारा एनर्जी डायग्राम था। देखो 1s का कोई एनर्जी रेफरेंस मैंने मान लिया, ये क्या है, रेफरेंस मान लो। तो यहाँ पे एनर्जी ये थी, लेकिन जब इनके बीच में क्या हुआ, ओवरलैपिंग हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, सेम फेज के ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हुआ तो एनर्जी क्या होगी, घट गई, डिक्रीज होगी। लेकिन जब यहाँ पे अपोजिट फेज के ऑर्बिटल्स का कंबाइनिंग हुआ तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या बना, जब एनर्जी घटी, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, और यहाँ पे क्या बना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। यहाँ तक क्या कोई कंफ्यूजन है, क्लियर हो गया बेटा? पानी पी लेते हैं, फिर आगे चलते हैं।
मेन पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी, यानी कि कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए किसके बारे में, MOT से, उसी से हम लोग क्या चलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स। देखो बेटा, मेन पॉइंट्स ऑफ MOT, जैसे हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है वैसे ही हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होता है, और जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बेटा, उसी तरीके से फ्रेंड्स स्टूडेंट हमारा क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। यानी कि पहला पॉइंट लिख सकते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन MOT, यानी कि in case of molecular orbitals same as electrons are present in molecular orbital, यानी कि जिस तरीके से हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, वे प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जिस तरह मॉलिक्यूल्स का जैसे एटम का ऑर्बिटल्स होता है वैसे ही मॉलिक्यूल्स के भी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है भाई, हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, बढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या हो जाएगा यहाँ पे, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स is equal to the number of combining atomic orbitals, यानी कि कितना नंबर में हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा वह डिपेंड करता है कितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं। जितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतना ही नंबर हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्म होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, in only same or nearly same energy, only same or nearly same energy of orbitals, same energy of orbitals are combining in the formation of molecular orbital theory, यानी कि पॉइंट क्या कह रहा है कि जो हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा उसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, नियरली सेम होनी चाहिए, यानी कि बात क्या कर रहा है कि अगर 1s है तो 1s ऑर्बिटल से ही कंबाइन करेगा, 2s है तो 2s से ही कंबाइन करेगा, 2p है तो 2p से ही कंबाइन करेगा। ये पॉइंट इसका इस मतलब, यानी कि जो ऑर्बिटल्स एटम्स के कंबाइन होंगे वो क्या होने चाहिए, सेम एनर्जी के होने चाहिए। कितना क्लियर हो गया। अब आता है बेटा सर शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है ये डिपेंड करता है हमारे शेप ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे। क्या बोला मैंने, फोर्थ पॉइंट, कि जो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा कि शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिखते हैं यहाँ पे, द शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स it depends on the shape of atomic orbitals। ठीक है, shape of atomic orbitals। क्लियर हो गया क्या आपको। ठीक है, अब ठीक है, हाँ अब आता है जैसे कि हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में देख रहे थे इलेक्ट्रॉन को हम किस तरीके से फिल कर रहे थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल, यानी कि हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे एटम्स के अंदर तो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी फिल कर रहे थे। सेम एज इट इज जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो हम लोग फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। जैसे कि हम लोगों ने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में देखा था ना कि हम लोग कौन कौन से रूल्स लगा रहे थे, अब पाउली प्रिंसिपल लगा रहे थे, पाउली रूल्स लगा रहे थे और हुंस रूल लगा रहे थे। 3 रूल्स के बारे में पढ़ा था, n+l भी पढ़ा था जो एनर्जी लेवल डायग्राम एनर्जी लेवल देख रहे थे। तो यहाँ पे n+l का कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन हाँ जो हम लोगों ने पाउली रूल पढ़ा था, हुंस रूल पढ़ा था और पाउली रूल पढ़ा था, उसी रूल्स को यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक, क्लियर हो गया आपको, याद हो गया पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 5वां पॉइंट्स, यानी कि
Electrons fit in the molecular orbital as same as the atomic orbitals according to the rule of Pauli principle, Pauli's rules and Morse। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फिफ्थ पॉइंट। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। देखो अब हम लोग करते हैं कि आगे ये जो हमारे MOT में डिफरेंट डिफरेंट ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स का, तो उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, यानी कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स MOT में उनका रिप्रेजेंटेशन हमें देखना है। तो आओ देखते हैं क्या करते हैं। ठीक, सॉरी फ्रेंड्स, कॉल आ गया है।